हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक से लगभग 2 या 3 या इससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की हमेशा ही संभावना रहती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जैसे मोहन ने पतंग उड़ाई, इस तरीके से एक प्रश्न दिया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, और ऑप्शन में दिया होगा कर्म कारक है या कर्ता कारक है या अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है, या जो हमारे 8 कारक हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इनमें देखकर हमको बताना होता है कि किसमें से कौन सा आंसर सही है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिठाई खाने के लिए बनाई जाती है और यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इस तरह से हमें एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम स्पेशली इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में जानेंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, हिंदी में हमारे 8 कारक होते हैं, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, जो यहाँ पर होता है अलग होने की स्थिति में होता है। इसके बाद में संबोधन, जैसे कि का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने इत्यादि। उसके बाद में अधिकरण, अधिकरण में आता है में और पर, और लास्ट में संबोधन। तो इनको एक हम श्रेणी के रूप में पहले लिख लेते हैं, बाद में एक एक करके आसानी से समझेंगे, जिससे कि कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसे सोल्व कर लें। तो सबसे पहले नोट करते हैं और कर्ता कारक और इत्यादि के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो हमने ये सारणी बना ली है। अब इस सारणी के माध्यम से एक एक करके हम इनको सीखेंगे। सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में, फिर कर्म के बारे में, फिर करण इत्यादि सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कारक होता क्या है। कारक क्या होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा था। उन्होंने अपना राज्य वापस पाने के लिए ऐसा किया था। के लिए ऐसा किया था। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ने शब्द प्रयुक्त हुआ है, को प्रयुक्त हुआ है, से प्रयुक्त हुआ है और के लिए। तो जैसे कि हमने कर्ता बताया था तो ने का प्रयोग हुआ है, दुर्योधन को कर्म का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, से करण में भी होता है, अपादान में भी होता है, और के लिए जो होता है ये संप्रदान में होता है। तो यही कारक होते हैं। कारक की पहचान इसी तरीके से होती है, भीम ने दुर्योधन को के लिए। तो इन्हीं की हमें पहचान करनी होती है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में जानते हैं और इसके टिप्स जानते हैं। कर्ता कारक के बारे में जानते हैं। कर्ता कारक का मतलब होता है क्रिया को करने वाला। जो शब्द क्रिया को करने में भूमिका निभाता है तो वही कर्ता कारक होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। तो जब भी कर्ता के बाद में अगर आपको ने लिखा मिल जाए, जैसे मोहन ने पतंग उड़ाई, तो यहाँ पर आप आसानी से जान सकते हैं कि ये कर्ता कारक है। भाई ने किताब पढ़ी, यहाँ पर भी कर्ता के बाद में तुरंत ने आ रहा है तो ये भी एक कर्ता कारक है। उसी तरीके से माँ ने खाना बनाया, माँ एक कर्ता है, उसके बाद में ने। तो इस तरीके से अगर कर्ता के बाद में कहीं पर भी ने आ जाता है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कर्ता कारक है। कर्म कारक के बारे में जानते हैं। कर्म कारक क्या होता है, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े तो वो कर्म कारक होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अर्जुन ने कर्ण को मारा। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? क्रिया है मारना। दूसरा एग्जाम्पल है, पिता ने पुत्र को बुलाया। तो यहाँ पर क्रिया है बुलाना। तो जो क्रिया का प्रभाव है वो जिस शब्द पर पड़े, तो कर्ण पर पड़ रहा है। अर्जुन ने किसको मारा, अगर हमने प्रश्न किया तो कर्ण को मारा। तो यहाँ पर जो को शब्द आ रहा है, उसी तरीके से पिता ने किसको बुलाया, पुत्र को बुलाया। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है, तो यही एक कर्म कारक होता है। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर हमेशा ही कर्म कारक होगा। तो हमने कर्म कारक के बारे में पढ़ा। अगला हमारा है करण। तो करण कारक के बारे में जानते हैं। करण कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया संपन्न होती है तो वही करण कारक होते हैं। तो करण कारक की विभक्ति क्या होती है? जैसे कि करण कारक में से होगा, के द्वारा होगा, के साथ होगा और के कारण होगा। तो इन सभी को हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर मधु ने प्रेम से विवाह किया, तो यहाँ पर से आया है। मैं कंप्यूटर के द्वारा कार्य करूंगा, तो यहाँ पर के द्वारा आया है। और हम अपने दोस्त के साथ पढ़ाई करेंगे, तो के साथ भी आया है। या पढ़ाई न करने के कारण हम फेल हो गए, तो के कारण भी आया है। तो इत्यादि जो भी ये यहाँ पर विभक्तियां दी हुई हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में दी हुई हैं तो वहां पर करण कारक हमेशा भी मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज और है, जैसे कि ये जो से है, ये करण में भी दिया हुआ है और ये अपादान में भी दिया हुआ है। तो इन दोनों में हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना होता है, क्योंकि ये अपवाद की तरह काम करते हैं और प्रश्न को एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये करण कारक क्या है? यहाँ पर अगर कुछ हुआ होगा तो यहाँ पर सीधे दिया होगा, मधु ने प्रेम से विवाह किया। लेकिन अगर अपादान कारक होगा तो वहां पर अलग होने की स्थिति होगी। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर देखिए अलग होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता टूटा और नीचे गिर गया, तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। तो यही एक कारण है कि ये अपादान अलग है और करण अलग है। आगे चलकर हम इस अपादान को भी पढ़ेंगे। तो हमने करण कारक के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जानते हैं संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान कारक में क्या होता है? या तो किसी के लिए क्रिया की जा रही होगी, या तो किसी को कुछ गिफ्ट देने का एहसास हो रहा होगा। तो उन सेंटेंस में हमेशा ही संप्रदान कारक होता है। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि संप्रदान में के लिए आता है और को आता है। यहाँ पर हमें लिखा भी मिलेगा, जैसे पति अपने पत्नी के लिए कपड़े लाया। तो यहाँ पर ये विभक्ति के लिए भी आई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई गिफ्ट किया जा रहा है। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, तो यहाँ पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किसी के लिए क्रिया की जा रही है। तो वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक के बारे में जानते हैं। अपादान कारक में या तो अलग होने का भाव प्रकट हो रहा होगा, या तो पृथक होने का भाव प्रकट हो रहा होगा। तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे कि हाथ से पेन गिर गया, तो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कोई भी चीज है वो पृथक हो रही है, अलग हो रही है। हाथ से पेन गिर गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ता जो है पेड़ से टूटा और नीचे गिर गया, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर अपादान कारक होगा। या तो देखिए यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। मोहन सोहन से ज्यादा शक्तिशाली है, तो यहाँ पर एक तुलना की जा रही है। मोहन जो है वो सोहन से ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस तरह से अगर हमें या तो पृथक होने की स्थिति मिल जाए या अलग होने की स्थिति मिल जाए, या तुलना अगर किसी चीज की हो रही है, तो वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। तो इस तरीके से हमने अपादान कारक के बारे में जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए अब संबंध कारक के बारे में जानते हैं। संबंध कारक में क्या होता है? संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने इत्यादि। अगर कोई भी विभक्ति वर्ड के में कहीं पर भी आएंगी और चलती है तो वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं। मधु का मकान बहुत अच्छा है, तो ये मधु का मकान, जो का यहाँ पर आया है, तो ये इंगित कर रहा है कि ये मकान से ये आगे के वर्ड से संबंध बना रहा है। या राहुल की घड़ी है, ये सोहन के कपड़े हैं। तो इत्यादि अगर हम जहाँ पर भी ये का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने इत्यादि आता है तो वहां पर हमेशा संबंध कारक होता है। तो आइए अब नेक्स्ट अधिकरण
के बारे में जानते हैं। तो आइए अब अधिकरण कारक के बारे में और संबोधन कारक के बारे में जानते हैं। अधिकरण कारक में क्या विभक्तियां होती हैं? मैं, पर, के ऊपर या के भीतर इत्यादि कोई भी विभक्ति यदि सेंटेंस के बीच में आती है तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं। हम हमेशा घर में रहते हैं, तो यह अधिकरण कारक है। घड़ी मेज पर रखी है, या छत के ऊपर सामान रखा हुआ है, कमरे के भीतर जाना मना है। तो ये जो सब चीजें हैं ये अधिकरण कारक हैं। और संबोधन में क्या होता है? संबोधन में एक हमेशा पहचान होती है कि यहाँ पर हमेशा ही ये संबोधन वाला चिन्ह लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर विभक्ति होती है अरे है, इस तरीके से अरे मूर्ख क्या कर रहा है, हे प्रभु रक्षा करो। तो यहाँ पर हमेशा ही ये चिन्ह लगे मिलते हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से सभी कारक के बारे में जाना। कर्ता कारक के बारे में कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हमें आशा है कि अगर इस टॉपिक से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो इस उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू।